हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम या प्रभाव। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए या उसका क्या प्रभाव पड़ा। और इसके पहले हमने 1857 की क्रांति के विषय में दो टॉपिक पढ़े हैं। पहला तो था 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, उसको हमने पढ़ा। फिर दूसरा वीडियो मैंने बनाया था 1857 की क्रांति के स्वरूप या प्रकृति पर प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए। ओके, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के परिणामों पर या प्रभावों पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी लगभग 500 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 8 से 10 नंबरों का क्वेश्चन रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक तो कारण और एक स्वरूप वाला। अठारह की क्रांति का क्या परिणाम या क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, पड़ा, कुछ भी लिख लीजिए क्वेश्चन में। तो 1857 की क्रांति का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीति में भी असाधारण परिवर्तन आया, जिससे प्रशासन में परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के दूरगामी परिणाम निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ परिणामों को हम लोग। देखिए, पहला है, जो पहला पॉइंट है ये देखिए, कंपनी के शासन का अंत हो गया। ओके, इस क्रांति के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा अब शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। मतलब पहले हमारे देश में शासन लगभग कौन चलाती थी? कंपनी, क्योंकि सर्वप्रथम कंपनी ही आई थी, तो शासन की जो बागडोर थी वो कंपनी के हाथों में थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद कंपनी के हाथों से शासन की बागडोर छीन ली गई और अब शासन की बागडोर सीधे महारानी के हाथों में आ गया। यानी कि वहाँ की जो महारानी होती थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश क्राउन, उनके हाथों में। ओके, क्राउन मीन्स जो मुकुट पहनती थी, यानी महारानी। तो अब वो सीधे भारत का शासन चलाने लगी। तो सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण भारतीय शासन पर स्थापित हो गया। फिर है देखिए संवैधानिक परिवर्तन। कुछ संवैधानिक परिवर्तन भी हुए, यानी संविधान, जो उस समय संविधान अंग्रेजों ने हमारे सबके लिए बनाया था, कुछ कानून एक्ट बना रखे थे, उनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे देखिए, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, 1 मिनट। पहला पॉइंट ऐसे ही देखिए, ये सही से हो नहीं रहा। 1857 की क्रांति के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। यानी कि एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, यानी भारत पर शासन करने का एक कानून आया। ओके, उसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर एक नए पद भारत राज्य सचिव का निर्माण किया गया। भारत राज्य सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा समिति का गठन किया गया, जिसके 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से किया गया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले हमारे यहाँ जब कंपनी शासन करती थी भारत देश पर, तो दो संस्थाएं थीं, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये शासन करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट। उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों के स्थान पर एक नई संस्था, या हम कहें एक नए पद का सृजन किया गया। और वो कौन सा पद था? भारत राज्य सचिव। ओके, एक नया पद दिया गया कि भारत राज्य सचिव अब भारत में जाएगा और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए
उसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा समिति का गठन किया गया कि एक मंत्री परिषद होगी एक प्रकार से, जिसमें 15 सदस्य रहेंगे और वो भारत के जो राज्य सचिव होंगे उनको सलाह देंगे, उनकी सहायता करेंगे। और 15 सदस्यों में 8 सदस्यों की नियुक्ति तो सीधे ब्रिटिश सरकार करेगी। सीधे कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार, 8 सदस्यों की नियुक्ति। लेकिन जो 7 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे उन्हीं में से कर लिया जाएगा। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद अब समाप्त कर दिया गया, तो उनके जो सदस्य थे उन्हीं में से 7 को ले लिया जाएगा। फिर है भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ओके, तो भारत में पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, उसको समाप्त कर दिया गया और अब भारत में एक नया पद लाया गया जिसको बोला गया वायसराय, यानी गवर्नर जनरल के आधार के स्थान पर अब वायसराय को लाया गया। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो वही है, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ओके, यानी कि वायसराय एक प्रकार से गवर्नर जनरल का ही नाम चेंज कर दिया गया था। ओके, कि अब भाई जो शासन करेंगे उनको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, उनको वायसराय कहा जाएगा। और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। फूट डालो और राज करो की नीति का उद्भव। अब चूंकि हिंदू मुस्लिम की एकता को जब इन्होंने देखा 1857 की क्रांति में, हिंदू मुसलमानों ने बढ़कर भाग लिया एकता के साथ, तो ये आश्चर्यचकित हो गए कि हिंदू मुस्लिम एक है यहाँ पर, और अगर इनकी एकता को हम नहीं तोड़ेंगे तो हम जल्दी से यहाँ खदेड़ दिए जाएंगे। इनको महसूस हो गया कि अगर हमको भारत पर राज करना है तो सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है इसको तोड़ना पड़ेगा, इनमें फूट डालना पड़ेगा। तो वही है फूट डालो और राज करो की नीति। ओके, 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का असाधारण प्रभाव देखकर अंग्रेज घबरा गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि अगर उन्हें भारत में राज करना है तो एकता को तोड़ना ही होगा। इस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति का प्रारंभ हुआ। सर्दी है ना, तो एकदम नाक पूरी की पूरी बंद है, सांस मुश्किल से ही लिया जा रहा है। सैनिक संगठन में भी अंग्रेजों ने परिवर्तन किया। ओके, देखते हैं क्या परिवर्तन किया। अंग्रेजों ने भारत में अपने सैनिक संगठन को और मजबूत बनाया, जिससे 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। यूरोपीय सैनिकों को देश के विभिन्न केंद्रों में इस प्रकार नियुक्त किया गया जिससे सारे देश पर नियंत्रण रखा जा सके। भारतीय सैनिकों को घटिया हथियार दिया जाने लगा। मतलब पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश सेना होती थी उसमें ब्रिटेन के सैनिकों को कम रखा जाता था और सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक होते थे। लेकिन अब ब्रिटेन के सैनिक आधे रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि अगर भारतीय सैनिक 100 हैं तो ब्रिटेन की सेना भी कम से कम 50 तो रहेगी ही। ओके, तो 1:2 कर दिया गया यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिक भी रहे इसमें। और जो यूरोपीय सैनिक थे इनको देश के विभिन्न भागों में भेज दिया गया, इनकी नियुक्ति कर दी गई, जिससे पूरे देश में ये नियंत्रण रख सके, निगरानी कर सके। और क्या हुआ? हाँ, भारतीय सैनिकों को घटिया हथियार देने लगे ये लोग, ताकि ये कोई विद्रोह ना कर सके। विद्रोह करे भी तो इनके पास घटिया हथियार रहेगा तो इनका विद्रोह इतना सफल नहीं होगा। तो ये सब चाल इन्होंने अपनाई, सैनिक संगठन में परिवर्तन किया। ओके, फिर यहाँ है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। यह भी पॉइंट है। भारतीयों के संदेहों को दूर करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने घोषणा करते हुए राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार प्रदान कर दिया। मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाई थी और कहा दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अब क्रांति के बाद फिर से अधिकार दे दिया गया कि आप दत्तक पुत्र ले सकते हैं गोद। इस प्रकार हड़प नीति को त्याग दिया गया। घोषणा में कहा गया कि अब देशी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। ओके, फिर एक और है भारतीयों के प्रति प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण। अब जो अंग्रेज थे ये भारतीयों से और ज़्यादा जलने लगे, यानी कि द्वेष करने लगे, नफरत करने लगे एक प्रकार से। ओके, बदले की भावना आ गई।
दोनों हुई। देखो, भारतीयों में भी अंग्रेजों के प्रति बदले की भावना आई और अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति बदले की भावना, यानी दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा नफरत करने लगे। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण का उदय हुआ। अब थोड़ा सा भी असंतोष होने पर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर देते थे। मतलब अब अंग्रेज एकदम सतर्क हो गए कि अगर थोड़ा सा भी कहीं छिट-पुट इधर उधर विद्रोह हुआ तो तुरंत उसका दमन करो, ताकि वो विद्रोह बढ़ने न पाए। शिक्षित भारतीयों से घृणा करने लगे, क्योंकि जो शिक्षित भारतीय होते थे वही क्रांति का नेतृत्व करते थे। तो अंग्रेज इनसे अब घृणा करने लगे कि इनको और ज़्यादा इनका शोषण किया जाए। भारतीयों का आर्थिक शोषण तीव्र कर दिया। ओके, कि अब जितना इनको लूटो और कूटो, दोनों काम करो। तो ये सब कारण हैं, सॉरी, ये सब परिणाम हैं या प्रभाव आप कह सकते हैं, परिणाम कुछ भी कहिए। तो उम्मीद है 1857 की क्रांति के परिणाम या प्रभाव आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।